Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss crops of India. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा जो है इसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर किया है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। तो अगर इंडिया में हम देखेंगे तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को। तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे ये चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ऑन फार्मर्स, जो कमीशन 2004 में बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कौन है, वो है डॉक्टर स्वामीनाथन। और यही इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फादर भी माना जाता है, और उसकी शुरुआत हुई थी 1960s में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपने कि जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो उससे क्या हुआ, उससे मतलब डबल क्रॉपिंग हुई, एग्रीकल्चरल बूस्ट हुआ। इंडिया उससे पहले यानी कि इंपोर्ट कर रहा था, अब आजकल इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है, जब ये कमीशन बनाया गया 2004 में, इसका चेयरमैन भी डॉक्टर स्वामीनाथन है प्रेजेंटली। ठीक है, और इसने कहा कि इसने यहाँ पे एक नया स्लोगन दिया 2004 में। इसने कहा कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन फॉर डबलिंग द प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 210 मिलियन टनस टू 420 मिलियन टनस। और इस कमीशन में इसने जो 2004 में बनाया गया, इसमें इसने एक स्लोगन दिया कि हमने एवरग्रीन रेवोल्यूशन करना है। यानी कि इससे पहले जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था उससे अभी तक हम 210 मिलियन टन जो है फूड ग्रेन्स उगाते थे। फूड ग्रेन्स का मतलब है यही वीट, राइस, मेज़, आगे हम ये भी देखेंगे। ये अभी तक हम 210 मिलियन टन उगाते हैं, इसका प्रोडक्शन होता है इस वक्त। लेकिन हमने इसको डबल करना है, इसको हमने 420 मिलियन टन कर लेना है। ठीक है, ये इसमें एक नया स्लोगन इस कमीशन के थ्रू इसने दिया। और इसने इसमें क्या कहा, इसने कहा कि अगर हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन करना है, डबल रेवोल्यूशन करना है, इसके पीछे जो है हमने बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है। एक तो हमने फार्मर्स को बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक सिखानी है, मतलब नए नए प्रोडक्शन मेथड सिखाने हैं। वो सारी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसने ज़्यादा फोकस किया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। इसने कहा कि ज़्यादातर हमने एवरग्रीन रेवोल्यूशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी जो है इसको भी प्रमोट करना है, इसके ऊपर भी फोकस करना है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्म का मतलब है हमने जो है प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट मटीरियल है, जैसे एनिमल्स का है काउ डंग, प्लांट्स का जो वेस्ट मटीरियल है, उसको हमने एज ए फर्टिलाइज़र के थ्रू यूज़ करना है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, तो उसी को इसने नाम दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसने इस कमीशन के थ्रू जो है टारगेट रखी कि अब हमने फ्यूचर में आगे आने वाले सालों में एवरग्रीन रेवोल्यूशन करना है। तो कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया, स्वामीनाथन ने। किस कमीशन के थ्रू, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जो 2004 में बनाया गया। और इसी में कहा गया कि हमने डबल प्रोडक्शन करना है। अभी हम 210 कर रहे हैं तो हमें 420 मिलियन टन का प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी फोकस किया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो क्रॉप्स हम पढ़ेंगे इंडिया में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेजर क्रॉप टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इंडिया में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में। इसके पीछे रीज़न क्या है, बेसिकली इसके पीछे रीज़न है कि इंडिया की जो लैंड है, जो इंडिया की टोपोग्राफी है, उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, उसका स्ट्रक्चर वेरी है। किसी जगह पे एक किस्म की एलुवियल सॉइल है, किसी जगह पे कम है। यानी कि सॉइल का जो ओवरऑल जियोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है एरिया में, अलग अलग सॉइल वेराइटीज़ है, डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती है डिफरेंट एरियाज़ में। तो उससे क्या है, हर अगर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉइल है, डिफरेंट कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस है, डिफरेंट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, तो इससे क्या होता है,
उससे ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये इंडिया का जो कल्टीवेशन होता है उसको एनकरेज करते हैं, जिससे इंडिया में वेरियस क्रॉप टाइप्स जो है ग्रो होते हैं। यानी कि इसीलिए इंडिया में बहुत सारे मेजर टाइप्स यानी कि बहुत ही वैरायटी के क्रॉप्स डिफरेंट एरियाज में उगाए जाते हैं, क्योंकि सॉइल वेरी होती है, क्लाइमेट वेरी होता है और जियोग्राफिकल कंडीशन भी वेरी है। अब हम देखेंगे इन सारी टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन, वैरायटी ऑफ सॉइल को देखकर हम ये देखेंगे कि इंडिया में इनके बेसिस पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो अगर इंडिया में देखेंगे, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इस कंडीशन को देखकर, टोपोग्राफिक, क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ सॉइल को देखकर इंडिया में कुछ क्रॉप वैरायटीज़ है जिनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इंडिया में फूड क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जिसमें राइस, वीट, मेज़, जोहर, बाजरा, रैगी, ग्राम, ठीक है, ये डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। अगर कैश क्रॉप्स की बात करेंगे, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट। कैश क्रॉप्स को हम कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है? टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, कैडमम, टर्मरिक, कोकोनट, ये प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये भी इंडिया में उगाए जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट सब्जियां इंडिया में उगाई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले प्लांटेशन क्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांटेशन क्रॉप्स हम आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, हम सारे क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ेंगे, लेकिन ये प्लांटेशन क्रॉप्स जो है ये कैश क्रॉप्स में भी इंक्लूड होते हैं, जिनको हम कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं। पहले हम थोड़ा आपको बताएंगे कि कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इट इज़ डन ऑन वेरी लार्ज स्केल। ये बहुत क्वांटिटी में इस टाइप की फार्मिंग को किया जाता है, यानी कि ये सब्सिस्टेंसी लेवल पे नहीं किया जाता है। इसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, कैश कमाना, कॉमर्स करना, बिजनेस करना। इसलिए ये बहुत सारे हेक्टेयर्स पे इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। कमर्शियल टाइप या कैश क्रॉप्स जो है ये बहुत सारे एरिया पे उगाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, अगर हम सिंपली कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड्स प्रोड्यूस्ड आर मेनली फॉर द मार्केट टू गेट कैश। वो क्रॉप्स, वो चीज़ें जो हम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं और हमारा मकसद होता है कि हम इनको मार्केट में बेचें और हमें क्या मिले? कैश मिले। उनको हम डालते हैं कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में, ठीक है। और कमर्शियल या कैश क्रॉप का जो कमर्शियल फार्मिंग या कैश क्रॉप फार्मिंग का मेन मोटिव क्या होता है? टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट को हासिल करना, खाली यहाँ पे प्रॉफिट का मकसद होता है। और इस फार्मिंग के लिए जो है, जो इस टाइप की फार्मिंग लोग करते हैं, यहाँ पे उनका मकसद होता है क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और क्रॉप को किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाएं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है, टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो 12 कंपोनेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स कमर्शियल क्रॉप में लगाए जाते हैं। वो सारे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन, मशीनरी और जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सारी टेक्निक जो है इनका यूज़ किया जाता है ताकि बहुत मात्रा में प्रोडक्शन होगा और उसको जो है हम मार्केट में बेचें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम और एक मेन पॉइंट देखेंगे कमर्शियल क्रॉप में। अभी मैंने कहा आपको, वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे बनानास उगाए जाते हैं, कॉफ़ी, कॉर्न, कोकोनट, नट्स, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स है, शुगर केन, वीट, ये सारे जो है ये कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। इनका मकसद हमें होता है कि हम यहाँ से पैसे कमाएं, अपने लिए भी यूज़ करें और प्रॉफिट भी ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पे। जो लोग ये करते हैं उनका मकसद होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, वर्ल्ड लेवल में ये इस वक्त कितने कॉन्टिनेंट्स पे होता है? एस्पेशली ये नॉर्थ अमेरिका में भी होता है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में,
यूरोप में ये कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट्स। और एशिया में अगर हम देखेंगे, रशिया में इस टाइप की फार्मिंग होती है, तो समहाउ चाइना में भी हम कहेंगे, ठीक है। और साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, वहाँ पे भी इस टाइप की फार्मिंग होती है। यानी कि दुनिया के वो एरियाज़ जो टेम्परेट जोन में आते हैं, टेम्परेट जोन में, ठीक है, टेम्परेट जोन में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती है या जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ पड़ती है, वहाँ पे इस कमर्शियल टाइप की फार्मिंग होती है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी फोकस यहाँ पे ज़्यादा ये होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ये देखो आप यहाँ पे, ये एरिया जो है ये इक्वेटर है, क्या है, ये इक्वेटर है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो अगर ये इक्वेटर है, ज़मीन का सेंटर 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक दुनिया का ये एरिया जो है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल एरिया। ये आपने याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नॉर्थ तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुनिया का जो साउथ है, यहाँ 23 डिग्री, ये एरिया इंक्लूडिंग इक्वेटर, ये सारा एरिया जो है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। और इस ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर, यानी कि यहाँ पे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यानी कि यहाँ तक, जो आप यहाँ पे याद रखो एंटार्क्टिका सर्कल तक, तो समहाउ एंटार्क्टिका सर्कल हम नहीं कहेंगे, ये यहाँ पे आप याद रखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66 डिग्री साउथ तक, और यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल तक, यानी कि 66 डिग्री तक, यानी कि एंटार्क्टिका सर्कल तक और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है। ये एरिया जो है इसको टेम्परेट कहा जाता है। और इस एरिया में जो फार्मिंग होती है वो यहाँ पे होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है ज़्यादातर यहाँ पे फार्मिंग होती है। कौन सी फार्मिंग? यहाँ पे फार्मिंग होती है कमर्शियल फार्मिंग, कैश क्रॉप्स, ठीक है। ज़्यादातर ये है, ज़्यादा तो यहाँ पे ही होता है ट्रॉपिक ऑफ, यानी कि नॉर्दर्न, जो वर्ल्ड में नॉर्दर्न कंट्रीज़ पड़ती है, नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका पड़ता है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे पड़ता है, वो यानी कि सॉरी साउथ अमेरिका का, ठीक है। और यहाँ पे ये एशिया एरिया है यहाँ पे, तो इस एरिया में इस टाइप की क्रॉपिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे इंडियन लेवल में पढ़ना है, तो हम इस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो जिनकी ग्रोथ प्लांट्स के फॉर्म में होती है, जिनकी ग्रोथ या प्लांट्स पे होती है या प्लांट्स के तरीके में होती है, यानी कि प्लांट टाइप वो दिखते हैं वो क्रॉप्स, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टी हम देखेंगे इंडिया में कहाँ पे, हमने इंडियन लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन लेवल में हम देखेंगे जो इंडिया में टी क्रॉपिंग होती है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो टी क्रॉपिंग के लिए इंडिया में टेम्परेचर वेरी होता है 24 टू 30 डिग्री। अगर किसी एरिया में टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम टी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो रेनफॉल यहाँ पे कितनी ज़रूरत होती है? 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर जो है टी के लिए हमें रेनफॉल चाहिए। अब यहाँ पे है और एक पॉइंट, सॉइल जो है यहाँ मोस्ट जो है फॉरेस्ट सॉइल, ज़्यादातर फॉरेस्ट सॉइल जो है जिसमें ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो, जब वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल से जो सॉइल बनती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो उस टाइप की ज़्यादा सॉइल फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। और उस सॉइल का जिसका ज़्यादा आयरन कंटेंट होगा, जिसमें ज़्यादा आयरन होगा, ठीक है, वो बेस्ट मानी जाती है किसके लिए? टी प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स है, टेम्परेचर इतना, रेनफॉल
150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल होनी चाहिए विथ रिच इन ह्यूमस एंड आयरन कंटेंट, ठीक है। अगर हम अब देखेंगे इंडिया में ये कहाँ पे उगाया जाता है, तो इंडिया में अगर टी की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये यहाँ पे, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि आसाम, ठीक है, वहाँ पे ये होती है। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग एरिया है, ठीक है, वहाँ पे डुआर्स और दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे ये उगाया जाता है टी। तमिलनाडु में, ठीक है, जो साउथ मोस्ट कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टी प्लांटेशन क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली के इर्द गिर्द यहाँ पे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, ये सारी स्टेट्स आती है जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। वहाँ पे होता है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में एक पॉइंट है कि पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इनकी बात करेंगे वेस्ट बंगाल की या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उनसे ज़्यादा तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे, तमिलनाडु में पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो है ये क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। और केरला में भी, ठीक है, केरला में भी, और केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे या कैपिटल भी है थिरुवनंतपुरम, वहाँ पे भी इसकी क्रॉपिंग होती है। आपको स्टेट लेवल पे याद रखना है तो आप ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र वैली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पे टी प्लांटेशन क्रॉपिंग की जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी जो है ये भी एक क्या है, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये स्टेटस दिखाऊंगा मैप पे, ठीक है। तो ये देखो आप, ये यहाँ पे जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र वैली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स आती है आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, तो यहाँ पे इसकी प्लांटेशन होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला के आसपास यहाँ पे इसकी प्लांटेशन होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये टी जो है उगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरा जो है कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी के लिए जो कॉफ़ी है ये भी एक जो है कैश क्रॉप है, ये भी टी कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए जो हमें टेम्परेचर है वो मतलब वेरी होता है, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है बट कैन नॉट टॉलरेट फ्रोस्ट, यानी कि अगर ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर यहाँ पे आता है तो फिर जो है यहाँ पे अच्छी क्रॉपिंग नहीं हो सकती है, किसकी, कॉफ़ी की। और अगर हम देखेंगे एनुअल रेनफॉल कितना हमें चाहिए, कितने सेंटीमीटर्स, तो वो है 150 to 200 सेंटीमीटर। 150 to 200 सेंटीमीटर हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, कॉफ़ी को, ठीक है। सॉइल जो है यहाँ पे इसके लिए बेस्ट सॉइल जो है लूमी सॉइल मानी जाती है, जिसमें थोड़ा सैंड का भी और इसमें थोड़ा क्ले का भी इस्तेमाल होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है। तो उस टाइप की सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर रिच इन ह्यूमस, जो सॉइल ह्यूमस कंटेंट जिसमें रिच होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, तो उस सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका में 80% इसका जो है कल्टीवेशन होता है, ठीक है, टोटल कल्टीवेशन। केरला में 13%। तो आपने यही ज़्यादा याद रखना है। तो कर्नाटका, ठीक है, केरला के ऊपर जो स्टेट आती है, और केरला, इन 2 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है। ये यहाँ पे आप देखो, आप समझो ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका में 80%, और केरला जो है यहाँ पे टी तो ऑलरेडी मैंने बोला, और कॉफ़ी भी यहाँ पे 13% जो है यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो आप समझो कि इन 2 स्टेट्स में इंडिया का 100% ऑलमोस्ट जो है 90 to 93% यहाँ से कॉफ़ी कल्टीवेशन आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे और एक, ठीक है,
अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है ये भी टी प्लांटेशन की कैटेगरी में पड़ता है, तो हम देखेंगे इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। कॉटन कॉटन के लिए जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे है 21 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इससे नीचे यहाँ पे हम जो है अगर टेम्परेचर है यहाँ पे इससे नीचे टेम्परेचर रहता है तो फिर वहाँ पे अच्छा कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात, जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए, यानी कि कोई भी ठंड नहीं होनी चाहिए। यानी कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए मौसम का जब इसकी मतलब राइपनिंग के करीब होता है, हार्वेस्ट के करीब होता है, तो हार्वेस्ट से मतलब 210 डेज इसके लिए यानी कि ज़रूरी है। यानी कि आप समझो कि एक साल में ऑलमोस्ट जो हम देखेंगे कि हाफ से ज़्यादा डेज जो है इसके लिए ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, मतलब ड्राई मौसम होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर इसमें रहना चाहिए 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है, इसमें टेम्परेचर रहना चाहिए। तो इससे नीचे आएगा तो कॉटन अच्छा प्रोडक्शन इसका नहीं हो सकता है। रेनफॉल क्या है तो आपको खुद समझ में आएगा, रेनफॉल इसके लिए कितना कम ज़रूरी है, यानी कि इसके लिए ज़्यादा जो है ड्राई मौसम ही अच्छा रहता है। 50 टू 75 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल है, और इरिगेशन फैसिलिटी से ही भी हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। इसके लिए हमें ड्राई टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है साल में ज़्यादातर डेज, ठीक है। तो इससे हमें खुद पता चलता है कि ये इसके लिए ज़्यादा इरिगेशन या वाटर की ज़्यादा नीड नहीं है। जितना ज़्यादा ड्राई रहेगा तो इतना इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सॉइल सबसे ज़्यादा ये ब्लैक सॉइल में इसका प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। और इवन ग्रोजन कभी ये एलुवियल सॉइल में भी, और जो लेटराइट सॉइल है, ठीक है, उसमें भी इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये भी एक जो है लेटराइट सॉइल, ये भी एक समझो ब्लैक रेड सॉइल, रेड टाइप की एक सॉइल है, उसमें भी इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है ब्लैक सॉइल में, जिसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे ज़्यादातर महाराष्ट्र में और यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है, तो ओबियसली इन दो स्टेट्स में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है। तो आपने याद रखना है ज़्यादातर जो है इसमें आप समझो यही साउथ इंडियन स्टेट से आती है, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट से आती है, वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और दूसरे नंबर पे गुजरात में इसका जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये कॉटन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि टेम्परेचर भी मैंने आपको कहा इसके लिए टेम्परेचर कितना ज़रूरी है, और इसके लिए मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा रहेगा, मतलब ड्राई रहेगा, तो उतना इसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब हम पढ़ेंगे शुगर केन, ठीक है, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं। ये और एक टी प्लांटेशन क्रॉप है जो इंडिया में उगाया जाता है, ठीक है। और इंडिया में जो इस वक्त जो एथनॉल ब्लेंडिंग होती है उसमें इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शुगर केन का, ठीक है। तो इसके लिए टेम्परेचर जो है 20 टू 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा तो इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रेनफॉल इसके लिए 150 सेंटीमीटर, और अगर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे शुगर कैन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और विथ हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि इसके साथ साथ एयर में नमी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे जो है अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी, अगर रेनफॉल अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी के दौरान एयर में जो है हाई ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें सॉइल की डीप रिच लूमी सॉइल, यानी कि यही सैंड प्लस क्ले सॉइल होनी चाहिए, उसमें इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लूमी सॉइल में।
और ब्लैक सॉइल में भी इसका जो है, ब्लैक सॉइल भी इसके लिए सूटेबल है, उसमें भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है वहाँ पे तो हो सकता है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पर हेक्टर सबसे ज़्यादा गन्ना जो है प्रोड्यूस किया जाता है तमिलनाडु में। जैसे अभी मैंने कहा टी भी जो है पर हेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा पर हेक्टर में शुगर कैन भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। लेकिन पहले नंबर पे यूपी है, ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है शुगर केन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे अब मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफ़ी का भी मैंने दिखाया, कॉटन का भी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस एरिया में भी होता है। अब यहाँ पे जो शुगर केन की बात करेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा तो यूपी यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी होता है और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े यहाँ पे कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स, क्योंकि हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में हमने टी, कॉफ़ी, ठीक है, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इनको याद रखें, टी, कॉटन, कॉफ़ी एंड शुगर केन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।